ओम सूर्याय नमः। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं कि आदित्य L1 आज अपनी गति पूर्ण करके L1 कक्षा में प्रवेश करने वाला है। जैसा आप सबको विदित है कि आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 11:50 पर PSLV-XL रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था, जो लगभग पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी चलकर L1 पर पहुंचने वाला है। जानते हैं, आइए जानते हैं कि L1 बिंदु क्या है। L1 बिंदु वह बिंदु है जहां पर सूर्य का और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगभग बराबर होता है। तो इस बिंदु पर और इस कक्षा में रॉकेट जो है आसानी से परिक्रमा करता रहता है और उसको कम से कम ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक बिंदु है और थोड़ा सा नीचे आने पर पृथ्वी खींचती है और थोड़ा सा ऊपर जाने पर सूर्य अपनी तरफ खींचता है। तो इससे बचने के लिए वो परिक्रमा करता रहता है। तो मित्रों, कुछ विषय है कि पहले तो मैंने आपको बताया कि L1 बिंदु क्या है, फिर अब सूर्य के भेजने का उद्देश्य क्या है, सूर्य पर जाके क्या क्या स्टडी करेगा, क्या क्या उसमें अध्ययन करेगा। आदित्य L1, आदित्य से आप सभी समझते हैं कि आदित्य का अर्थ है सूर्य, आदित्य का पर्यायवाची सूर्य है। तो सूर्य पर पहुंचने के बाद क्या क्या स्टडी करेगा। L1 बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां से हमेशा सतत सूर्य की पूरी निगरानी की जा सकती है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और पूरा सूर्य हमेशा दिखाई देता रहता है। इसलिए यह बहुत अच्छा बिंदु है जहाँ से पूरी तरह से इसका अध्ययन किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि क्यों हमने इसको अंतरिक्ष में भेजा। सूर्य के अध्ययन की क्या आवश्यकता है, सूर्य में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे और ये यान को पहुंचने में कितना समय लगा, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और अंत में हम आपको सूर्य के पर्यायवाची नाम से भी अवगत कराएंगे कि सूर्य के पर्यायवाची नाम क्या क्या हैं। तो चलिए जानते हैं आदित्य L1 के बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। और आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है। आज लगभग 4 बजे शाम को यह हमारे L1 कक्षा में स्थापित हो जाएगा। तो आदित्य L1 अगर आज अंतिम कक्षा में नहीं पहुंचा तो क्या होगा, यह भी हम इसके अंत में हम आपको बताएंगे। पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट अर्थात L1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में पहुंचेगा। L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का लगभग 1% है। देखिए, 15 लाख किलोमीटर जो है मात्र 1% दूरी है। अभी जो है हमने 1% दूरी ही तय की है। आदित्य L1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए देश के पहले अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 यान को आज यानी शनिवार को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर इसकी अंतिम गंतव्य कक्षा में स्थापित करेगा। इसरो अधिकारियों के अनुसार अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 L1
के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में पहुंचेगा। L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का लगभग 1% है। उन्होंने कहा कि L1 पॉइंट के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में उपग्रह से सूर्य को लगातार देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि इसके वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव का अवलोकन करने में अधिक लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि लैग्रेंज पॉइंट वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण निष्क्रिय हो जाता है। प्रभामंडल कक्षा L1, L2 या L3 लैग्रेंज पॉइंट में से एक के पास एक आवधिक त्रिआयामी कक्षा है। इसरो के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, शनिवार शाम लगभग 4 बजे आदित्य L1 को L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में पहुंचा दिया जाएगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो संभावना है कि यह शायद सूर्य की ओर अपनी यात्रा जारी रखेगा। इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C57 ने 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे प्रक्षेपण केंद्र से आदित्य L1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। PSLV ने 63 मिनट और 20 सेकंड की उड़ान के बाद उसने पृथ्वी के आसपास की अंडाकार कक्षा में आदित्य L1 को स्थापित किया था। आदित्य L1 को सूर्य परिमंडल से दूरस्थ अवलोकन और पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर L1 सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर और सौर वायु का वास्तविक अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सौर वातावरण में गतिशीलता, सूर्य के परिमंडल की गर्मी, सूर्य की सतह पर सौर भूकंप या कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य के धधकने वाली संबंधी गतिविधियों और उनकी विशेषताओं तथा पृथ्वी के करीब अंतरिक्ष में मौसम संबंधी समस्याओं को समझना है। तो मित्रों, जैसा आप जानते हैं, आदित्य L1 मिशन वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष में स्थापित होने वाला प्रथम भारतीय सौर मिशन है। सूर्य, अब सूर्य क्या है? हमारा सूर्य सौर मंडल में निकटतम तारा एवं सर्वाधिक विशाल पिंड है। सूर्य की अनुमानित आयु लगभग 4.5 बिलियन वर्ष है। यह हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों का गर्म चमकता हुआ गोला है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है तथा यह हमारे सौर मंडल के लिए ऊर्जा का स्रोत है। हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने सौर मंडल के सभी पिंडों को नियत स्थान पर टिकाए रखा है। सूर्य के कोर नामक मध्य क्षेत्र का तापमान अधिकतम 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस तापमान पर कोर में नाभ की संलयन प्रक्रिया उत्पन्न होती है जो सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य की प्रकाश मंडल नामक दृश्यमान सतह तुलनात्मक रूप से ठंडी होती है जिसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, जो प्रभामंडल है वो ठंडा होता है मगर उसका तापमान कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस। यदि यहाँ पर पृथ्वी पर 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होता है तो आप देखते हैं कितनी गर्मी, भयानक गर्मी लगने लगती है, लू चलने लगती है और हमको निकलना संभव नहीं होता है। तो अब आप 5500 डिग्री सेल्सियस की कल्पना करें कि वहाँ पर तो हर चीज़ पिघल जाएगी। अब सूर्य का अध्ययन क्यों आवश्यक है, इस पर भी मैं चर्चा करता हूँ। सूर्य का अध्ययन क्यों करना है? सूर्य निकटतम तारा है, इसलिए अन्य तारों की तुलना में सूर्य का अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। सूर्य के अध्ययन से हम अपनी मंदाकिनी के तारों के साथ साथ
अन्य विभिन्न आकाश गंगाओं के तारों के बारे में गहन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य के अंदर लगातार विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं। सूर्य को हम अपनी आंखों से जितना देख पाते हैं, यह वास्तव में उससे भी कहीं बड़ा और फैला हुआ है। यह अनेक विस्फोटक परिघटनाएं प्रदर्शित करता है तथा सौरमंडल में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। यदि ऐसी कोई विस्फोटक सौर परिघटना की दिशा पृथ्वी की ओर होती है तो यह पृथ्वी के निकट के अंतरिक्ष पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के विक्षोभ उत्पन्न कर सकती है। इन प्रकार के विक्षोभों से विभिन्न अंतरिक्ष यान तथा संचार प्रणालियों के प्रभावित होने की संभावना रहती है और इसलिए इस प्रकार की घटना के घटित होने से पहले ही सुरक्षात्मक उपायों के लिए इनके बारे में पूर्व चेतावनी प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। इनके अतिरिक्त किसी अंतरिक्ष यात्री का इस प्रकार की विस्फोटक परिघटना के सीधे संपर्क में आना जोखिम भरा हो सकता है। सूर्य पर विभिन्न तापीय तथा चुंबकीय परिघटनाएं तीव्र प्रकृति की होती हैं। इस प्रकार प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन नहीं की जा सकने वाली परिघटनाओं को समझने के लिए सूर्य एक बेहतरीन प्राकृतिक प्रयोगशाला है। अंतरिक्ष का मौसम, अंतरिक्ष मौसम देखिए, सूर्य पृथ्वी को विकिरण ऊष्मा नाभिकीय कणों एवं चुंबकीय क्षेत्रों के सतत प्रवाह से निरंतर प्रभावित करता है। सूर्य से इन कणों के सतत प्रवाह को सौर पवन के रूप में जाना जाता है और यह अधिकतः उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉनों से निर्मित होता है। यह सौर पवन ज्ञात और मंडल का लगभग संपूर्ण क्षेत्र व्याप्त करती है। सौर चुंबकीय क्षेत्र में भी सौर पवन के साथ साथ सौर मंडल में हर जगह व्याप्त है। प्रभामंडलीय व्यापक उत्प्रेषण जैसी अन्य विस्फोटक प्रस्फुटित संबंधी सौर घटनाओं के साथ यह सौर पवन अंतरिक्ष की प्रकृति को प्रभावित करती है। इन घटनाओं के दौरान ग्रह के निकट के चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति तथा आवेशित कणों के वातावरण में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के मामले में CME से सृजित चुंबकीय क्षेत्र के साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अन्योन्या क्रिया पृथ्वी के निकट चुंबकीय विक्षोभ उत्पन्न कर सकती है। ऐसी घटनाओं से कार्यशीलता प्रभावित हो सकती है। अंतरिक्ष मौसम का आशय पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के आसपास अंतरिक्ष में परिवर्तनशील पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों से है। आज के युग में हम अंतरिक्ष में अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं और इसलिए अंतरिक्ष मौसम को समझना बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है। साथ ही पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष मौसम की जानकारी से अन्य ग्रहों के अंतरिक्ष मौसम के व्यवहार को समझा जा सकता है। आदित्य L1 परिचय। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष में स्थापित होने वाला प्रथम भारतीय सौर मिशन है। इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लाग्रांजी बिंदु L1 की कक्षा में स्थापित करने की योजना है। L1 बिंदु के आसपास की कक्षा में स्थित उपग्रह का बड़ा लाभ यह है कि यह बिना किसी आच्छादन ग्रहण के निरंतर रूप से सूर्य का प्रेक्षण कर सकता है। यह सौर गतिविधियों का सतत प्रेक्षण करने में बहुत लाभ पहुंचाएगा। विद्युत चुंबकीय तथा कण सूचकांकों का उपयोग करते हुए प्रकाश मंडल, वर्णमंडल तथा सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना, सूर्य से जो सबसे बाहर की परत होती है उसको आवामंडल कोरोना भी बोलते हैं, का परीक्षण करने के लिए यह अंतरिक्ष यान में 7 नीद भार लगाए गए हैं। 7 उपकरण लगे हुए हैं इसमें। L1 के विशेष लाभकारी बिंदु के उपयोग से 4 नीद भार मतलब 4 उपकरण सूर्य का सीधा परीक्षण करेंगे तथा शेष 3 नीद भार मतलब 7 उपकरण और 3 उपकरण नीद भार
लॉन्ग्राजी बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों का स्वास्थ्य के अध्ययन करेंगे। इस आदित्य L1 नीतभारों के समूह से आशा है कि यह प्रभामंडलीय तापन, प्रभामंडलीय व्यापक उत्क्षेपण, पूर्व प्रज्वाल तथा प्रज्वाल संबंधी गतिविधियों और उनके अभिलक्षणों, अंतरिक्ष मौसम की परिवर्तनशीलता की समस्याओं को समझने, अंतर्ग्रहीय माध्यम आदि में कणों के प्रसार एवं क्षेत्रों के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। आदित्य L1 विज्ञान और नीतभार, मतलब कौन कौन से उसमें नीतभार का अर्थ है उपकरण क्या क्या है। तो सूर्य के व्यवस्थित अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन 7 वैज्ञानिक नीतभारों के समूह को ले गया है। मतलब नीतभार मतलब उपकरण। दृश्यमान उत्सर्जन रेखा प्रभामंडल लेखी VELC उत्सर्जन रेखा प्रभामंडल लेखी द्वारा सौर मंडल तथा प्रभामंडलीय व्यापक उत्क्षेपण का अध्ययन करेगा। सौर पराबैंगनी प्रतिबिंबन दूरदर्शी SUIT नीतभार मतलब उपकरण निकट पराबैंगनी UV अल्ट्रावायलेट में प्रकाश मंडल तथा वर्णमंडल का प्रतिबिंबन करेगा। साथ ही निकट UV अल्ट्रावायलेट में सौर विकिरण विचलन का मापन भी बताएगा। आदित्य सौर पवन कण प्रयोग ASPEX तथा आदित्य प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज PAPA नीतभार सौर पवन तथा ऊर्जावान आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का भी अध्ययन करते हैं। सौर निम्न ऊर्जा एक्स किरण वर्णक्रममापी SOLEXS तथा उच्च ऊर्जा L1 परिभ्रमणशील एक्स किरण वर्णक्रममापी HEL1OS व्यापक एक्स किरण ऊर्जा क्षेत्र में सूर्य के एक्स किरण प्रज्वालों का अध्ययन करेगा। चुंबकत्व मापी नीतभार L1 बिंदु पर अंतर्ग्रही चुंबकीय क्षेत्र को मापने में सक्षम है। देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा आदित्य L1 के वैज्ञानिक नीतभार स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। इसमें जो भी उपकरण ले जाए गए हैं वह सारे के सारे स्वदेशी हैं और अपने देश में ही विकसित किए गए हैं। भारतीय तार भौतिक संस्थान बेंगलुरु में VELC उपकरण, अंतर विश्वविद्यालय केंद्र खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पुणे में SUIT उपकरण, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में ASPEX उपकरण, अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में PAPA नीतभार, UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में SOLEXX तथा HEL1OS नीतभार तथा विद्युत प्रकाशिकी तंत्र प्रयोगशाला बेंगलुरु में चुंबकत्व मापी नीतभार का विकास किया गया है। तो ये जो उपकरण हैं जो सातों के सातों उपकरण हमारे देश में ही तैयार किए गए हैं। और कहाँ कौन सा उपकरण तैयार किया गया इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी। विभिन्न इसरो केंद्रों के निकट सहयोग से सभी नीतभारों का विकास किया गया है। अब इसका उद्देश्य, प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है, मिशन की विशिष्टता क्या है। तो पहला उद्देश्य है प्रभामंडलीय तापन तथा सौर पवन त्वरण को समझना। क्या है? प्रभामंडलीय तापन तथा सौर पवन त्वरण को समझना। इंग्लिश में देखें, अंडरस्टैंडिंग द कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सेलरेशन। दूसरा है प्रभामंडलीय व्यापक
प्रक्षेपण CME प्रज्वाल तथा पृथ्वी के निकट के अंतरिक्ष मौसम के उद्भव को समझना। अब इसका इंग्लिश वर्जन देख लें। अंडरस्टैंडिंग इनिशिएशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन CME फ्रेल्स एंड नियर अर्थ स्पेस वेदर। सौर वातावरण के युग्मन तथा परिवर्तनशीलता को समझना। टू अंडरस्टैंड कपलिंग एंड डायनेमिक ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर। सौर पवन के वितरण तथा तापमान विषम दैशिकता को समझना। टू अंडरस्टैंड सोलर विंड्स डिस्टर्बेंस, टू अंडरस्टैंड सोलर विंड्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर एनिस्ट्रोपी। अब मिशन की विशेषताएं, है ना। पहली बार निकट पल बैंगनी बैंड में स्थानिक रूप से विभेदित सौर डिस्क, मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम स्पेशली रिजॉल्व्ड सोलर डिस्क इन द नियर अल्ट्रावायलेट बैंड। सौर डिस्क की निकटवर्ती CME परिवर्तनशीलता 1.05 सौर त्रिज्या के करीब तथा इस प्रकार से सतत प्रेषित न किए जा सकने वाली CME के त्वरण तंत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। देखिए, CME डायनेमिक क्लोज टू द सोलर डिस्क फ्रॉम 1.05 सोलर रेडियस एंड देयरबाय providing information in the acceleration regime of CME which is not observed consistently। इष्टतम प्रेक्षणों तथा आंकड़ों की मात्रा हेतु CME तथा सौर प्रज्वालों के संसूचन के लिए ऑनबोर्ड वेदगम्यता। ऑनबोर्ड इंटेलिजेंस टू डिटेक्ट CMES and solar flare for the optimized observation and data volume। बहुदिशा प्रेक्षणों के उपयोग से सौर पवन का दिशा संबंधी तथा ऊर्जा विषम दैशिकता का अध्ययन। डायरेक्शनल एंड एनर्जी एनिस्ट्रोपी ऑफ सोलर विंड यूजिंग मल्टी डायरेक्शनल ऑब्जर्वेशन, मतलब बहुदिशाएं, चारों दिशाएं हैं, तो चारों दिशाओं में सौर पवन तथा दिशा संबंधी उसका अध्ययन करना। अब आते हैं आपको लैग्रांजी बिंदु, मतलब L1। अंतरिक्ष जो ज्ञान पर आदित्य L1 में नींदवारों के स्थान मैंने आपको बताए, और फिर आपको लैग्रांजी बिंदु L1। द्विपिंडी गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लिए अंतरिक्ष में लैग्रांजी बिंदु वे स्थान होते हैं जहां पर यदि कोई लघु पिंड रखा जाए तो उसके वहीं रुक जाने की प्रवृत्ति होती है। मैंने आपको बताया कि जहां पर पृथ्वी का और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लगभग बराबर होता है, इसे बिंदु को L1 कहा गया है। इसमें कई बिंदु हैं, L1, L2, L3, L4 कई बिंदु हैं, और L1 में हमने इसको स्थापित करने के किया है। अंतरिक्ष में सूर्य तथा पृथ्वी जैसे द्विपिंडी प्रणालियों में इन अंतरिक्ष बिंदुओं का उपयोग कम ईंधन खपत के साथ साथ अंतरिक्ष यान के इस स्थान पर बने रहने के लिए किया जाता है। तकनीकी रूप से लैग्रांजी बिंदु पर दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव किसी लघु पिंड के उनके साथ घूमते रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल के बराबर होता है। द्विपिंडी गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लिए कुल 5 लैग्रांजी बिंदु होते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 तथा L5 के रूप में दर्शाया जाता है। देखिए, इसमें 5 बिंदु हैं जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण लगभग बराबर होता है, और वो पांचों बिंदुओं को L1, L2, L3, L4, L5 के रूप में दर्शित किया जाता है। सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लिए लैग्रांजी बिंदुओं को दिखाया गया है। लैग्रांजी बिंदु
L1 सूर्य पृथ्वी रेखा के बीच स्थित है। पृथ्वी से L1 की दूरी पृथ्वी से सूर्य की दूरी का लगभग 1% है। देखिए 15 लाख किलोमीटर की जो दूरी तय की है वो मात्र 1% है। तो आदित्य L1 मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसरो को PSLV रॉकेट द्वारा प्रमोचित किया गया। सूर्य का अध्ययन अंतरिक्ष से क्यों, यह प्रश्न उठता है कि हम सूर्य का अध्ययन करने क्यों गए और इसकी आवश्यकता क्या है। तो सूर्य विभिन्न ऊर्जित कणों एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ लगभग सभी तरंग दैर्ध्यों में विकिरण प्रकाश उत्सर्जित करता है। पृथ्वी का वायुमंडल एवं इसका चुंबकीय क्षेत्र सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है तथा कणों एवं क्षेत्रों सहित यह कई हानिकारक तरंग दैर्ध्य विकिरणों को रोकता है। चूंकि विभिन्न विकिरण पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए भू संपर्क के उपकरण ऐसे विकिरण को संसूचित नहीं कर पाएंगे और इन विकिरणों पर आधारित सौर अध्ययन नहीं किए जा सकेंगे। तथापि ऐसे अध्ययन पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर अर्थात अंतरिक्ष से प्रेक्षण करने के किए जा रहे हैं। उसी प्रकार अंतर्गृही अंतरिक्ष है में सूर्य से और सूर्य कण तथा चुंबकीय क्षेत्र। अब यदि सूर्य ना हो तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सूर्य ही जीवन देता है हमें, और सूर्य एक ऐसा तारा है जो हमारी पृथ्वी को सदैव प्रकाशमान करता रहता है। क्या आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन हेतु एक पूर्ण मिशन है, यह भी जानते हैं। तो इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं, जो केवल आदित्य L1 के लिए ही नहीं बल्कि सामान्यतः किसी भी मिशन के लिए सत्य है। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिक निधभार मतलब उपकरण को अंतरिक्ष में ले जाने वाले अंतरिक्ष यान के सीमित द्रव्यमान ऊर्जा तथा आयतन के कारण सीमित क्षमता वाले उपकरणों का सीमित समूह ही अंतरिक्ष यान पर भेजा जा सकता है। जो भी उसका द्रव्यमान होता है, मास होता है, उससे हमारे पास हमको लिमिटेशंस होती हैं और उन लिमिटेशंस के साथ ही हम उपकरणों को भेज सकते हैं। सारे उपकरण अध्ययन के लिए सारे उपकरण हम एक ही यान से नहीं भेज सकते। आदित्य L1 के मामले में सभी मापन लैग्रांज बिंदु L1 से किए जाएंगे। उदाहरण के रूप में सूर्य की विभिन्न परिघटनाएं बहुदिशीय हैं और इसलिए विस्फोटक प्रस्फुटन संबंधी परिघटनाओं की ऊर्जा के दिशा संबंधी वितरण का एकमात्र आदित्य L1 के साथ अध्ययन करना संभव नहीं है। पृथ्वी अभिमुख CME घटनाओं के अध्ययन करने तथा अंतरिक्ष मौसम का मूल्यांकन करने के लिए L5 नामक अन्य लैग्रांज बिंदु एक लाभकारी बिंदु है। साथ ही ऐसे अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान कक्षाओं की प्राप्ति में आने वाली तकनीकी चुनौतियों के कारण सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्रों का भली भांति अध्ययन नहीं हो पाया है। सौर चक्रों का पता लगाने में सौर ध्रुवीय परिवर्तनशीलता तथा चुंबकीय क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अतिरिक्त सूर्य के चारों ओर तथा उसके अंदर घटने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को समझने के लिए विभिन्न तरंग दैर्ध्यों पर सूर्य विकिरण का ध्रुवण मापन आवश्यक है। मित्रों, हमको 1.5 लाख किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करने पर लगभग 300 बार हमने उसको इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करना मतलब जो उसमें रॉकेट्स लगे हैं उनको बूस्ट किया जाता है और बूस्ट करने के बाद वो अपनी कक्षा में प्रतिस्थापित करने में सक्षम होते हैं। इसी तरह आज शाम को 4 बजे के लगभग हम पुनः उसको L1 बिंदु पर प्रतिस्थापित करने में सफल होंगे। तो यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारा पहला सूर्ययान सूर्य की कक्षा में
स्थापित होगा और हम विश्व में अग्रणी देशों की श्रृंखला में होंगे। तो यह बड़ी खुशी की बात है। और मित्रों, सूर्य की हम पूजा करते हैं, सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं, सूर्य को हम सदैव नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार जो योग की यदि हम बात करते हैं तो सूर्य नमस्कार के जो वाला व्यायाम है वो सर्वश्रेष्ठ व्यायामों में से एक हैं। और ठंड का मौसम है, ऐसे में यदि हम सूर्य की रोशनी में योगा करते हैं तो हमारे को स्वस्थ रहने में सबसे ज़्यादा लाभ उससे प्राप्त होते हैं। तो सूर्य के पर्यायवाची की बात करता हूँ। सूर्य के कुछ जो पर्यायवाची हैं तो कुछ इस तरह से हैं: दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आँख, आदित्य। तो आदित्य के नाम से ही इसका नाम आदित्य L1 रखा गया। दिनेश, मित्र, मार्तंड, मंदार, पतंग। देखिए पतंग भी सूर्य का पर्यायवाची है। विहंगम, रवि, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली, सूरज, भगत। ये ने कुछ महत्वपूर्ण जो है क्या है: अंधेरा, अंधकार, तिमिर, अंधियारा, असमर्थ, अक्षम, असहाय, बेकार, अनुपयोगी। आकार, रूप, ढील, डौल, बनावट, कद, काठी। आभा, प्रकाश, रोशनी, उजाला, उदास, उदासीन, दुखी, अनमना, विमुख, उन्मयन। तो ये अनंत है। पर्यायवाची शब्दों के अलग अलग महत्व हैं और इसका अलग अलग विवरण मिलता है। तो मित्रों, पुनः मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और यह बहुत सारगर्भित जानकारी मैंने आपको दी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।